कौन नहीं चाहेगा कि दुनिया में कोई गरीबी ना हो, कौन नहीं चाहेगा कि दुनिया में कोई भूखा ना सोए। तो मुझे इतनी गंदी तरह से मीडिया नहीं गिराया कि उतनी कम उम्र में, मैं 19 साल की थी, मिस इंडिया बनते ही मुझे ऑफर्स आने लगे। क्लाइमेट इज सो chaotic and so crazy that they're suffering and life as we know it doesn't exist. Like if I wasn't scared that I'm going to fail, I wouldn't get up and do what I do. मॉडलिंग करने लगी, काम करने लगी, तो पैसे का चस्का लग गया. No, it's a very scary thing what money does to you. Hi everyone and welcome back to yet another episode of फिर जिद्दी ही सही. मेरा नाम है सुप्रिया पॉल और मैं हूँ को-फाउंडर एंड CEO ऑफ जोश टॉक्स. ये शो उन सभी लड़कियों के लिए है जिनको हमेशा बोला जाता है कि तुम बहुत जिद्दी हो अपने करियर या अपने सपनों को लेकर. यहाँ पर आके आप अपने हर सवाल पूछ सकते हो और हमारे गेस्ट आपके हर सवाल का जवाब देंगे. टू बीइंग मोर जिद्दी टुगेदर. आज हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ रही हैं someone who I am deeply inspired by. She is a multifaceted achiever, an award-winning actor, a producer, an eco-investor, UN Secretary General's advocate for the SDGs, a United Nations Environment Programme's Goodwill Ambassador, and the list goes on and on. Today we have with us Diya Mirza. Thank you so much Diya for joining us here today. And मेरी टीम ने मुझे स्पेशली मना किया था कि ऐसी चीज़ें मत बोला करो कैमरा पे, but I need to tell you that when I was 29, I am 29 right now, my perpetual breakup song is Zara Zara. There's something about that song that it's really uplifting. Yeah, and I used to sing as a child. It's a pick-me-up song. Yeah, it is a pick-me-up song. So thank you for that, because I think my first association with you and my sort of enamorment with you also started as a result of that song. And I think that song really helped me in my life. बहुत शुक्रिया. Thank you. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आ पाई. And सुप्रिया, you know, before we continue this conversation, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि I really admire and respect what you've done with your life. And आप इतनी कम उम्र में आपने इतना सब कुछ कर लिया. You inspire me. Thank you so much. I don't want to cry now. Don't cry. But तो हम शुरू से शुरू करते हैं. तो I think before you became who you are today and before you became Miss Asia Pacific, क्या आपका चाइल्डहुड कैसे गुजरा? जब आप छोटे थे तो आपका माहौल क्या था और आप क्या बनना चाहते थे? मैं जब बहुत छोटी थी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वातावरण था, क्योंकि एक माहौल ऐसा था जहाँ पे बिकॉज माई फादर वॉज जर्मन एंड माई मदर वॉज बंगाली, हम एक रिसर्च जाते थे, वहाँ पे साइंटिस्ट होते थे. बहुत कल्चरल एनवायरनमेंट था, बहुत आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट था, इंटरनेशनल फिल्म्स देखा करते थे, बहुत सारे आउटडोर्स एक्टिविटीज़ होती थी. माई फादर वॉज वेरी क्रिएटिव, तो ज़्यादातर जो खिलौनों के साथ मैं खेलती थी उनके हाथों के बने हुए होते थे. My father was my hero. I actually used this line in Lage Raho Munna Bhai when I was describing my father. पर वो तो एक बहुत ही खूबसूरत 5-5.5 साल तक एक एनवायरनमेंट रहा. उसके बाद माई पेरेंट्स सेपरेटेड, बोथ रीमैरिड. और देन ऑब्वियसली ये एक ऐसे वक्त में हुआ जब मैं 80s की बात कर रही हूँ, तो देयर वॉज अ काइंड ऑफ सिंगलिंग आउट दैट हैपेंड, क्योंकि सेपरेशन एंड डिवोर्स वाज नॉट कॉमन. और मैं अपने आप को सबसे अलग समझने लगी, क्योंकि मेरा जो घर का माहौल था वो सब जैसा नहीं था. तो मेरे स्पोर्ट्स डे पे 4 पेरेंट्स आते थे और या ड्रामा डे पे 4 पेरेंट्स आते थे. एंड I unfortunately lost my father when I was very young, my biological father. I was 9 years old. So that was a very big life-changing experience. जब आप उतने कम उम्र में एक parent को खो देते हैं, तो it really shifts something inside you. And I think तभी से मैंने लिखना शुरू किया, अपने आप को बहुत एक्सप्रेस करने की कोशिश की लिखने के माध्यम से. और हमेशा बहुत आर्टिस्टिकली इंक्लाइन रही, तो स्कूल ड्रामा प्लेज ये सब चलता रहा. एंड मेरा फिर 9 से 16 साल की उम्र तक मेरा सिर्फ यही एफर्ट
आई थिंक था कि जो घर के रिश्ते होते हैं, माँ बाप के रिश्ते होते हैं, टू नेविगेट देम, अंडरस्टैंड देम, टू build a real relationship with my I don't like calling him my stepfather, I never have, I in fact have taken his surname, but my adoptive father. और it was very interesting क्योंकि once मुझे एक acceptance अंदर से मिला कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरा यूनिट है, ये मेरी फैमिली है, तब वहाँ से आई वॉन्टेड टू जस्ट फाइंड माई इंडिपेंडेंस. मैं चाहती थी कि मैं घर से निकलूँ, बाहर जाऊँ, दुनिया देखूँ, अपने खुद के पैसे कमाऊँ, अपने खुद के पैरों पे खड़ी हूँ. क्योंकि बचपन भर मेरी माँ ने एक ही बात मुझे कहा है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते. जो भी चाहिए अपना खुद का कमाओ और खरीदो. So both of them were not over-indulgent. So much so कि साल के 2 बार कपड़े सिलते थे, दशहरा के लिए, दशहरा दिवाली के लिए और बर्थडे के टाइम पे. Everything else was hand me down, which is great because from a sustainability point of view it's the best way to live. और मैंने अपने मॉम से बहुत कुछ सीखा है सुप्रिया. उन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ को कंडक्ट किया है, जिस तरह शी इज़ ओवरकम्ड फॉर हर विसिस्टिट्यूड्स, द वे शी इज़ लाइक जस्ट बीन सो स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव एंड ग्रेसफुल. आई लॉस्ट माई अडॉप्टिव फादर व्हेन आई वाज 21 एंड दैट अगेन वाज लाइक एक लाइफ में 2 फादर्स खोना, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ, बट इट जस्ट रियली हिट्स यू हार्ड. सो आई फील लाइक इट रियली मेड मी वैल्यू दोज हु आई लव. एंड ऑल्सो आई थिंक मुझे इस बात का एक बहुत डिफिनिटिव एहसास होने लगा कि लाइफ इज फाइनाइट. अपना समय कम है बॉस, और जो करना है अच्छा करना है, और उस कम समय में कुछ अच्छा ही करना है. And is that the age where you first also started thinking about, you know, like sustainability and becoming an advocate? Yeah, like, absolutely. कि ये बचपन से ही था, you know. So like you said, hand me downs. I think ये तो हमारी हम सबके साथ होता है. This is one aspect, सुप्रिया. मैं ऐसे घर में पली बड़ी जहाँ पे मेरे मॉम एक प्लास्टिक का आइटम नहीं खरीदती थी. बकेट्स हमारे घर में या तो तांबे के होते थे या तो स्टील के होते थे. मग्स भी स्टील के होती थी. जो पानी की बोतलें होती थी वो दारू के पुराने बॉटल्स लेबल्स हटा के उनको फिल करके हम फ्रिज में रखा करते थे. सारे जो कंटेनर्स थे किचन के वो रिसाइकल्ड होती थी. एल्युमिनियम के बॉक्सेस में आते थे मोस्टली आइटम्स. मतलब हमारा रेफ्रिजरेटर, बाप रे, आई थिंक इट लिव्ड एज लॉन्ग एज टिल आई लेफ्ट होम. द लाइफ ऑफ दैट टेक्नोलॉजी एंड दैट गैजेट वाज सो लॉन्ग. क्योंकि उसको रिपेयर करके बार बार मेरे को याद है एक ऐसा समय था कि उसको छूते थे तो शौक लगता था. तो एक हाथ में बेलन, दूसरे हाथ से हैंडल खोलो फ्रिज का. बट दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस my parents had when it came to consumption. हमारे स्कूल ईयर्स में, स्पेशली इन द फॉर्मेटिव ईयर्स, बहुत बातें होती थी अबाउट कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से forest cover was being lost and how the climate was getting affected. And हमको composting सिखाया गया. We were taught how to grow food. हमें ये सिखाया गया कि जितना भी सामान हम उपयोग करते हैं हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में वो प्रकृति से ही आता है, चाहे वो पेंसिल हो या कागज़ हो या कुछ भी हो. तो इतना कॉन्शियसनेस हो गया था कि पेंसिल के इतना छोटे स्टब होने तक हम उसको फेंकते नहीं थे. इतने छोटे पेंसिल्स के साथ हम लिखते थे और पेपर्स कभी वेस्ट नहीं करते थे. तो एक आई थिंक स्कूल से भी बहुत कुछ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग मिला. बट इट्स सो इंटरेस्टिंग कि आफ्टर आई बिकेम 16 और मैं मॉडलिंग करने लगी, काम करने लगी, तो पैसे का चस्का लग गया. नो, इट्स अ वेरी स्केरी थिंग व्हाट मनी डज टू यू. जब आप पैसे कमाने लगते हो आपको चीज़ों की ज़रूरत महसूस होने लगती है. आपको सब खरीदना होता है. जूते दे दो, हैंड बैग दे दो, कपड़े दे दो, ये दे लो. और मैं भी वैसी हो गई थी. एंड अ लॉट चेंज जब मैं 2003 में या 4 में बिट्टू सहगल और सैंक्चुरी फाउंडेशन के साथ जुड़ी. तो वो जितनी भी चीज़ें मैंने बचपन में सीखी थी, अपने माँ बाप से सीखी थी,
सब याद दिला दिया उन्होंने। And I think that moment happens for a lot of people on different occasions. मेरे साथ वो पहला moment था जब I think मैं स्कूल में थी और हमारे यहाँ Kids for Tigers करके कुछ शुरू हुआ था. Of course. तो it's run under the same program. Yeah. तो हम लोग रणथंभौर गए थे and I think पहली 2 बारी तो मैंने सिर्फ pug marks देखी. But when I kind of understood why that's even happening, why are we not seeing tigers anymore? What does the word conservation even mean? Is when I started realizing कि हमें और क्या क्या करना चाहिए and क्या हो रहा है इस entire space में. But I love Bittu Sehgal. So yeah, we have somebody in common. Yeah. आप Kids for Tigers को यही सिखाया जाता है ना कि जंगल नदी की माँ है. तो अगर जंगल ना बचे तो obviously बाघ नहीं बचेंगे. बाघ नहीं बचेंगे तो हमारा आप नहीं बचेंगे. And we'll come back to this a little later, but I just want to go back to जो आपकी journey रही है as a person who's been on the screen, as a person who's been a model, as a person who's been Miss Asia Pacific. So just if you can just take me through that, कि वो सफ़र कहाँ शुरू हुआ, how did you decide to मतलब एक pageant में compete करने का वो सपना कब देखा, फिर modeling का transition and acting? Modeling तो पहले हुआ था. रोमा गिल करके एक लड़की है हैदराबाद में जो मुझसे बड़ी हैं और उन्होंने मुझे बहुत रेगुलरली वो एक सिकंदराबाद क्लब में मुझे देखती थी और एक बार वो मेरे पास आई और कहा कि तुम मॉडलिंग करोगी, एक फ़ैशन शो है उसमें बस कुछ नहीं करना है, बस कपड़े अपने अच्छे वाले ले आना है और जो जूते वो देंगे वो पहनना है और रैंप पे चलना है. मॉडलिंग तो देखी होगी तो you just have to imitate what they do on fashion TV. You must have watched. So I was like, you sure you want me to do this? And she was like, yeah, come, I'll train you. And that's how I got my first modeling job. और I think उस fashion show के लिए मुझे 5 या 8 हज़ार रुपये मिले और मुझे लगा कि बाप रे ये तो बड़े आसान काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया. So I was like, ये तो मैं साथ साथ कर सकती हूँ पढ़ाई के. तो that's how I started modeling. और मैं late night बस लेती थी हैदराबाद से बैंगलोर. और उस समय में जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स मतलब आई थिंक तभी शुरू हुआ थे मोबाइल फ़ोन्स यूज़ होना, पेजर्स यूज़ होते थे. और मेरे माँ बाप की मतलब हिम्मत की दात देनी चाहिए. आई कांट इमेजिन माई चाइल्ड ट्रैवलिंग ऑन एन ओवरनाइट बस अलोन राइट नाउ क्योंकि द वर्ल्ड इज़ नॉट एज सेफ. बट दे लेट मी गो, इट वाज अमेजिंग. तो आई स्टार्टेड मॉडलिंग फर्स्ट और फिर आई थिंक मेरे मॉडलिंग असाइनमेंट्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने देखी एंड देन दे इन्वाइटेड मी टू जॉइन द Femina Miss India. And at first I was like, should I go? क्योंकि मेरा ये लाइफ टाइम एम्बिशन था ही नहीं. इनफैक्ट मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो बचपन से मैं जिसके घर पे बहुत वीकेंड्स पे रहने जाती थी, वो उनका चाइल्डहुड ड्रीम था कि वो मिस इंडिया बने. वो देखती थी सुष्मिता सेन को जीतते हुए, ऐश्वर्या राय को जीतते हुए एंड शी'd get so excited and she would walk around the house and practice this speech. and तो मैं उसको देखते हुए बड़ी हुई. तो आई वाज लाइक इतने लड़कियों का सपना होता है, मुझे इसे ट्राई करना चाहिए क्योंकि सामने से मौका मिल रहा है. आई शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट द अपॉर्चुनिटी. एंड सुप्रिया फिल्म में काम करने का भी वैसा ही कुछ हुआ. मिस इंडिया बनते ही मुझे ऑफर्स आने लगे और मुझे ऐसा लगा कि हज़ारों लाखों लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें मौका मिले और मुझे सामने से यहाँ मतलब दे रहे हैं ऑफर. तो आई शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट इट. आई शुड. तो जब जो ऑफर्स आई देन आई टुक दैट अप एंड आई सेड लेट मी ट्राई दिस आउट एंड आई रियली एंजॉयड इट एंड आई लर्नड ऑन द जॉब. एंड आई थिंक आई लर्नड द मोस्ट व्हेन आई फेल्ट द मोस्ट हार्ट-एक. जब मेरी रहना है तेरे दिल में रिलीज़ हुई, इतनी एंटिसिपेशन थी सबके, इतने एक्सपेक्टेशंस थे, मीडिया ने मुझे इतना प्रॉप अप कर दिया था. और जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई तो मुझे इतनी गंदी तरह से मीडिया ने गिराया कि उतनी कम उम्र में, मैं 19 साल की थी. इट रियली हिट मी हार्ड. मतलब एंड जब आप ऐसे मतलब परिवार से हो जो ना फिल्म इंडस्ट्री से कोई जुड़ा हुआ है ना उस शहर का है. मैं तो हैदराबाद की थी. पहले तो मुझे मुंबई में अपने टैक्सेस भरना, अपना घर चलाना, अपना गैस सिलेंडर का कनेक्शन लेना, छोटी छोटी चीज़ों का मरम्मत कराना, खुद का खाना पकाना, खुद का घर साफ करना, काम पे जाना, वापस आना, just navigating living alone and leading, running your life at 19 in a new city and then in a new industry.
उसके ऊपर मीडिया कॉलिंग यू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स वाज लाइक ट्रॉमेटिक. तो देन आई वाज लाइक, it really hurt me and I was like, I'm not bad. I'm going to get better. I'll work harder. हम बस मेहनत वहीं से, और बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने ऊपर. फिर तब तक कुछ 30-40 फिल्में आ चुकी थी. Then I said, यार ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. I should take a break. And is that when you also decided to get into production? Yes. मैंने सोचा कि अभी if I don't take things into my own hands, nothing is going to change. And that's when we made Love Breakup Zindagi, which was great fun. And I learned so much as a producer. And also like over the years जो आपकी choice रही है of films वो भी काफ़ी बदल चुकी है, like from a movie like रहना है तेरे दिल में to something like भीड़. So now how do you decide कि मैं किस project के साथ engage करना चाहूँगी, या like what characters do you want to play? I think when I started out, a lot of my choices were a result of few things. एक production house बड़ा है, big main stars, great salary, and I wanted to, मुझे वो financial security की ज़रूरत थी. So I said yes. And then somewhere along the way I felt financial security हो चुकी थी, because मेरी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा चल नहीं रही थी. Then it was about choosing the best out of what was coming my way. And then when I took that break and I became a producer, and I said, no, I have to take my life back in my control, क्योंकि I am not a product or a thing that somebody else can determine and decide for me कि मैं कहाँ जाऊँगी. I will determine my journey and my choices. तो अभी the films and the stories जो मैं choose करती हूँ वो essentially वो हैं जो मेरे world view को expand करती हैं, जो मेरे जो मुझसे बहुत डीपली रेजोनेट करती हैं, जिनकी कहानियाँ मुझसे बहुत डीपली रेजोनेट करती हैं. कहानी पढ़ के मुझे ऐसा एहसास होता है कि ये कहानी लोगों तक पहुँचनी ही चाहिए, क्योंकि इस कहानी से बदलाव आएगा. इस कहानी से लोग बहुत कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, एंड ऑफ कोर्स एंटरटेन होंगे. दैट्स बाय प्रोडक्ट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे उनके साथ काम करना है जिन्हें मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और जिनके साथ मैं रिस्पेक्टेड फील करती हूँ. Awesome. Yeah. And I think when I look at you today, or even when like जो हम लोग हैं, जब हम आपको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे या ऑनलाइन देखते हैं, there are two clear identifiers. One is of course Diya, who's the actor, who's a producer, who has films up her alley, and then there is a more, I would say, more human side to you that comes out as a sustainability advocate, right? And a lot of us connect to that person. So I think for the second part of my conversation, जो मैं questions पूछूंगी is more towards कि ये आप effortlessly कर लेते कैसे हो? A lot of people become associated with causes. काफ़ी लोग ambassadors बन जाते हैं, whether it's of UN or other international organizations, but वो लोग अपनी daily life में ये implement नहीं कर पाते हैं. मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जहाँ आप एक सब्जी मंडी गए थे और आपके हाथ में एक जूट का बैग था, एंड आई थिंक मतलब यू टुक आउट दैट टाइम टू एक्सप्लेन टू एवरी सिंगल पर्सन अबाउट नॉट यूजिंग प्लास्टिक. सो हाउ आर यू एबल टू कैरी दिस थ्रू? And it's such a tough problem to solve. People are always going to be against it. Nobody wants to put that extra effort. So why are you putting this extra effort in? Because I'm terrified. Yeah. Of what? My children growing up in a world where they don't have clean air to breathe and they don't have water to drink, and the climate is so chaotic and so crazy that they're suffering, and life as we know it doesn't exist. My team also knows कि अगर this is not sustainable, this is not ethical, this is not fair for people and planet, हम करने ही नहीं वाले, तो आ ही मत हमारे पास. मैं ये भी समझती हूँ कि जब आपका पर्पस इतना डिफाइन हो जाता है लाइफ में, फिर आप वैसे ही काम को अट्रैक्ट करने लगते हो, वैसे ही लोग आपके पास आने लगते हैं, आपकी मुलाकात ऐसी लोगों के साथ होने लगती है, आपको उसी तरह का काम मिलने लगता है, तो फिर वो जो सोच है वो बहुत अच्छे से हर चीज़ में इंटीग्रेट हो जाती है, एंड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट एनीमोर. That's incredible. Basically I've learned to say no to money.
And when was that point where you decided to say no? 26, 27 is when I started to say no. Awesome. I think you had achieved so much तब तक that it was also no, but the honest truth is, Supriya, अगर financial security नहीं होती, अगर मेरा खुद का घर नहीं होता, अगर मेरे बैंक में उतना, मतलब ऐसे नहीं है कि 200-300 करोड़ पड़े हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है. I think I had about 1 crore in my bank balance, and I felt like I had all the money in the world, and I didn't need any more, and I would figure out a way to survive. क्योंकि तब तक मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ करके तो पैसे कमा ही लूंगी मैं. ऐसा कभी नहीं होगा कि क्या करे पैसे नहीं. And as someone who's an advocate of the Sustainable Development Goals, जो original plan था of the UN was to be able to meet these goals by 2030. अब वो shift हो चुका है, and a lot of conversations are happening where the world is coming together कि one, is this even achievable, and second, how is this going to happen? So like, what's your view on how far are we from achieving these goals? पहले ये तो लोग समझ ले कि SDGs हैं क्या? हम तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं लोगों तक के इस बात की जानकारी पहुंचाने में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक ट्रीटी है, एक नॉर्थ स्टार है, एक रोड मैप है जो दुनिया भर में आई थिंक 182 नेशंस ने 2015 में मिलकर साइन की थी कि दीज आर द 17 गोल्स जिसके आधार पर पूरी दुनिया फंक्शन करेगी. इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, इवन इंडिविजुअल्स. ज़ीरो हंगर, ज़ीरो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ऐसे करके 17 गोल्स हैं. नाउ बिकॉज ऑफ कोविड हम पहले से बहुत सारे गोल्स में पीछे थे. कोविड की वजह से और ये जो वॉर्स चल रही हैं उसकी वजह से we've had even more setbacks on many of the goals. हम सब ने देखा होगा हमारे देश में जब कोविड के लॉकडाउन्स हुए कैसे फीमेल लेड क्राइम्स बढ़ गई थी, डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़ बढ़ गया था. कितनी सारी बच्चियां हमारी स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई. अभी भी we are struggling to bring girls back to school, and of course we are at the halfway point with the goals, or we've been set back significantly. तो मेहनत तो हमको सबको करनी पड़ेगी to achieve these goals, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि दुनिया में कोई गरीबी ना हो, कौन नहीं चाहेगा कि दुनिया में कोई भूखा ना सोए, कौन नहीं चाहेगा कि दुनिया भर में सबको उतनी ही इज्जत मिले जितनी किसी और को, और कौन नहीं चाहेगा कि जो पर्यावरण का संतुलन है, प्रकृति है, चाहे वो लाइफ ऑन लैंड हो या लाइफ बिलो वाटर हो या क्लाइमेट एक्शन हो, बेसिकली अ हेल्थी प्लैनेट इज हेल्थी पीपल. एंड आई थिंक जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम दिल्ली की भी बात करें, पहली बार ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर यमुना हैज़ फ्लडेड, बट फिर भी जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं वो इनकन्वीनियंस की हो रही हैं, वो ट्रैफिक रिलेटेड हो रही हैं, वो ये है कि हम एक इवेंट पे नहीं पहुँच पाए, हम ऑफिस नहीं जा पाएंगे, लोग खुश हो रहे हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो गए तो बच्चे अब घर पे हैं. बट आई थिंक ये हम शिफ्ट कैसे ला सकते हैं कि जब आप एक प्रॉब्लम को देख रहे हो तो वो मतलब हम लोगों को जागरूक कैसे करें कि दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू केयर अबाउट, एंड आप हिस्सेदार हो और आप इसको बदल सकते हो. So how do you think we can communicate that to people who are watching this? मुझे ऐसा लगा था कि कोविड के लॉकडाउन्स के टाइम बहुत लोगों को इस बात का एहसास हुआ था और उनको इस बात की समझ आ गई थी कि इंसान या ह्यूमन हेल्थ इज़ कनेक्टेड टू द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट. जब द एयर गॉट क्लीन एंड सडनली पीपल कुड सी द हिमालयस फ्रॉम चंडीगढ़, और जस्ट wildlife was reoccupying spaces and everything was just better. I think it really made a lot of people feel and think differently. पर हम फिर भूल गए. आप कैसे एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी, एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को ये समझाएंगे कि आपके ओवर कंजम्पशन की वजह से, आपके वेस्टफुलनेस की वजह से दुनिया ख़त्म हो रही है, सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है. They are not going to get it. I think that there's been some serious progress क्योंकि young people have changed and young people are challenging the system.
और दूसरा काम जो युवा पीढ़ी कर रही है वो ये है कि दे आर इनोवेटिंग, दे आर कमिंग अप विद सॉल्यूशंस. तो वो सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे हैं, दे नॉट जस्ट सिटिंग at home and asking questions or going out onto the streets with protests, but they're actually solving a lot of problems with their innovation. And it's very interesting to see कि जो हमारे पहले जोश टॉक्स के स्पीकर्स रह चुके हैं, हाँ. I think they were inventing things when they were 16-17. काफ़ी लोग US भी गए पढ़ने के लिए, they studied in Georgia Institute of Technology, MIT, but they've come back and now they're solving real problems. Yeah. Like someone has developed a device called Pran, which is an industrial thing which helps clean the air. So a lot of young people have dedicated their life to this cause, and I hope कि जो लोग ये देख रहे हैं, they get inspired to do the same. And of course we have young people in the room who have a lot of questions to ask you. All amazing ladies. Yeah. But before I move to them, one last question from my end. Gender और sustainability का intersection कहाँ होता है? And वो role क्या है जो औरतें play करेंगी in climate change or in solving for climate change? So climate change affects women and children the most. Like everything, मतलब कोई भी problem आए, it's always the women and children that get affected the most, because in a patriarchal world where there is gender inequity, the first person who has to compromise in any situation is the woman. And the first person who has to work and struggle the hardest is the woman. It's always the woman that carries the weight of the burden. So if we want to truly achieve a gender equal world, we have to act on climate. Awesome. On that note, I'm going to open it up to the audience. So. Hi Dia. Hi. I think both of you are truly inspiring women, and a lot of people are extremely inspired by what both of you are doing. मेरा एक ही question है that I know I've heard so many stories of your journey. So what are 2 to 3 things? What are 2 to 3 lessons and basically advice that you would give to your younger self, as well as the 20-year-olds and the 22-year-olds who are listening to this conversation? I think the only thing that I would tell my younger self would be कि डरो मत, कोई भी decision डर के आधार पर मत बनाना. Be fearless. Everything works out. कि मुझे लगता था कि मैं 30 साल की हो जाऊँगी, 30-35 की हो जाऊँगी, तो काम मिलना बंद हो जाएगा. फिर क्या होगा? So, and I'm getting my best work now in my 40s. So things change, and I think what really matters is आप कितना evolve हो रहे हो as an individual, आप कितना बढ़ रहे हो, and how you're expanding your worldview. The second thing I think was the best advice I gave myself, which is figure out a way to be financially independent. Don't depend on anybody. क्योंकि कोई आपको आके बचाने नहीं वाला है, आप अपने आप को ही बचाओगे. And the third thing I would tell my younger self is be patient with yourself. So how do you see the future of film industry with the emergence of OTT platform and the increasing influences on social media? So do you believe it with this changing landscape? So do you believe it will be easier for outsider to break into the industry? और क्या उनको सेम रिस्पेक्ट एंड रोल्स मिलेंगे इन फ्यूचर में? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. बहुत है क्वेश्चंस. I think I'm an outsider. Yeah. And I think there are ऐसा outsider insider कुछ नहीं होता, क्योंकि it all really depends on what you make of the opportunities that come your way. Of course, there are privileges or advantages that one may have in the beginning at some point, if you are, bred in the film industry. Obviously ना आपके मामा मामी चाचा चाची अंकल आंटी हेल्प करेंगे आपको, it's natural, but after that you're on your own. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टोरी टेलर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो वो बना पा रहे हैं जो शायद वो पहले नहीं बना पाते, और लॉन्ग फॉर्मेट की वजह से भी एक बहुत अच्छा टैलेंट को उभरने का मौका मिल रहा है. लाइक मेरा सबसे सेटिस्फाइंग जॉब आज तक का वो काफिर, which is a long format show, and was like 6 episodes of pure joy. I was like, wow, मज़ा आ गया. जो OTT platforms हैं वो सब चाहते हैं कि उनके सब्सक्राइबर बेस बढ़े, लेकिन लोगों को आदत फ्री में देखने की है, कोई पैसे देके कुछ देखना नहीं चाहता. And that's why even theaters suffer. And honestly, आप 1 decade पहले या 2 decade पहले ये कह सकते थे कि
अब मीडियोकर कंटेंट बन रहा है इसीलिए कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आजकल तो बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है, तो फिर क्यों कोई नहीं देख रहा, मतलब सब्सक्रिप्शन लेकर क्यों नहीं देख रहा. So right now really the fight is of survival for everyone. But कितना अच्छा टाइम है ना, so many female led narratives, such interesting stories, कितना टैलेंट उभर के आया है पिछले 3-4-5 सालों में. It's amazing. जिनको काम नहीं मिलता था वो आज इतना अच्छा कर रहे हैं. I think it's fantastic. I think another thing that's happened is कि regional cinema की value कितनी बढ़ चुकी है even in our lives. Like पहले हम लोग नहीं देखते थे and you know with the last अभी सब हर चीज़ आप कुछ भी देख सकते हो. मलयालम देख रहे हो, कन्नड़ा देख रहे हो, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, बंगाली, आप सब देख रहे हो. तो वो भी that also helps. My question is a little bit towards educational things. Like जैसे आपने मेंशन किया कि आपके स्कूल में इतना कुछ सिखाया गया, like how to be environment friendly, inclined towards that thing. So आप क्या बोलोगे इस वक्त क्या चेंज हो सकता है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जिससे कि आप बच्चों को एक very small age they are being taught that how to be environmental friendly and being very much towards that. Like कैसे? तो आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं. एक तो ये है कि आप किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं करोगे जब तक आपको उससे प्यार नहीं हो जाता. सो आई फील मेरा सबसे बड़ा एसेट या एडवांटेज ये था कि मुझे प्रकृति से बचपन से बहुत लगाव होने लगा, बिकॉज आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू नेचर रेगुलरली. आई इंटरेक्टेड विद नेचर रेगुलरली, विच इज़ वॉट आई डू विद माई चिल्ड्रन, which is what I encourage all parents to do. If you truly want to create or give an opportunity to a healthy person's life and future, you need to help them engage with nature. Second, I think is what बहुत ज़रूरी है environmental studies और environmental consciousness बढ़ाना. सारी education systems, across all education systems. Hello ma'am, hello Supriya ma'am. So मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे everyone knows you have a production house. So मेरा भी फ्यूचर में ऐसा प्लानिंग है कि मैं भी अपने कल्चर के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए एक प्रोडक्शन हाउस खोलूँ. So इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, मतलब अगर शुरू करें तो आपके दिमाग में क्या सब आया कि चलो एक प्रोडक्शन हाउस खोला जाए. सो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर अस. पहले तो हिम्मत होनी चाहिए. बस हिम्मत जोड़ लो और ये ठान लो कि प्रोडक्शन में क्या है. बेसिकली आपको 2-3 चीज़ों का मतलब ध्यान रखना पड़ता है. एक तो आपको पैसे लाने पड़ते हैं. यू हैव टू सोर्स मनी टू बी एबल टू मेक द कंटेंट दैट यू नीड. द सेकंड इज डील विद पीपल्स ईगोज. And the third is tell the stories you believe in. तो ये अगर आप तीनों चीज़ें कर सकते हो तो प्रोडक्शन. So I'll go to my question. जी. Since I'm a fact checker, so मेरा क्वेश्चन भी थोड़ा misinformation और fake news के बारे में है. जी. There is something called as climate misinformation also. Yes. And people don't talk about it too much. Even we as fact checkers, we don't debunk it on a daily basis because we also kind of struggle since there are not too many people firstly working in the climate change domain for us to reach out to them and then they debunk it for us. So just wanted to know your 2 cents about how to make people more aware about climate misinformation. That's actually a thing and it will affect you in the long run. I think अभी तो सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूथ बेस्ड, यूथ लेड, like even if you look at Fridays for Future India or so many others now, there are individuals also doing such great work. To understand what's happening with climate change, all you need to do is look there. जितना भी मैं शेयर करती हूँ वो सब मुझे मैं पढ़ के लिख के समझती हूँ फिर शेयर करती हूँ. So then there's Sanctuary which has been around for so many years. Then there's Nature in Focus. ऐसे बहुत सारे platforms हैं, institutions हैं, editorials हैं that give you the right information. Hi dear. So my name is Tara, and my question to you is how do you deal all your fears, before or while moving into a new direction or taking a new decision? मेरे हिसाब से मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो मुझे सही लगा मैंने वही किया, चाहे वो मुझे कितना भी डराए. And I have felt fear. I felt intense fear. I felt fear of rejection, fear of failure, fear of all kinds of things. But I've done it anyway because it
I knew in my heart that it was the right thing to do. And then you look back and you discover you were feeling scared for no reason. क्योंकि when आप कोई भी choices जब life में करते हैं which are value based and come from an authentic place and come with sincerity, most likely you will get by. I think another thing that started happening on the internet is कि बहुत सारे influencers आके ना अब जैसे हमारी एज ग्रुप के लोग हैं उनको बोलते हैं कि don't be scared, or these three things will solve your problems in life and all of that. So I think this whole concept of dealing with things has also changed. Like I don't think it's wrong to be scared. Like it's a very natural expression. Like I was telling her before this when we started the conversation that इसको करते हुए शायद 2 महीने हुए हैं, this entire show that we've created, and like my palms are still sweaty. I'm so scared. The sofa is so scary. It's so intimidating. But it's okay. Like, you know, I think we just project fear more than we need to at times in our career and in our life. And if you just take it, most of the fear comes from a place of expectation. Yeah. Of ourselves. And judgment. Yeah. And the moment we drop that, then maybe we'll feel a little less fear. But fear is natural to feel. Yeah, and if I you're think going it's into fine. Uncharted territory, you're doing something that you're not used to. So the best way, हमको actors को तो यही बताया जाता है, the best way to overcome fear is to prepare. आप इतना अपने मतलब be so familiar with the material that there is no room for fear. Then you're just flowing. I feel like if I wasn't scared that I'm going to fail, I wouldn't get up and do what I do. No, thank you for all the questions. And before we wrap up, I have 2 quick questions for you. So one is that इस शो का नाम है फिर ज़िद्दी ही सही, बिकॉज यू नो लड़कियों को हमेशा बोला जाता है कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम ये मत करो वो मत करो, एंड वी वांटेड टू क्रिएट अ स्पेस जहाँ पर बनो ज़िद्दी और पूछो जो भी क्वेश्चंस है आपके करियर और लाइफ के बारे में. So one, what do you feel is like been a moment where you were really ज़िद्दी and it worked well for you? हाँ वही ना, मॉम जब वो कहती थी कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, अपने पैसे कमाओ, तो एक बार मैंने उनसे बूट्स मांग लिए थे. मैंने ये इंटरव्यूज़ में बहुत बार मैं कह चुकी हूँ, पर इट्स अ गुड वन टू शेयर बिकॉज टीनेजर थी, 15-16 साल की थी. नए बूट्स आए थे उसी दुकान में जिसका मैंने फैशन शो किया था, और 8,500 रुपये के थे, एंड आई वांटेड देम. तो मॉम ने बोला नहीं, तुम्हारे पैर बढ़ रहे हैं, मैं नहीं खरीदने वाली, तुम अपने पैसे कमाओ, अपना लो. तो आई फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड बाय दैट बिकॉज मैं कहती थी कि आई वॉज वन ऑफ दोज किड्स हू नेवर रियली मेड डिमांड्स. तो ऐसे देखना एक दिन मेरा अपना खुद का घर होगा, अपनी खुद की गाड़ी होगी, फिल्मी डायलॉग मार दिया. बट आई मेंट इट with all sincerity. I said it कि I will earn my own money and have everything that it is that one needs to have in life to be comfortable or whatever. और वो जिद की वजह से I think मैं 16 साल की उम्र में काम करने लगी. I became financially independent and my life took the journey that it did. वो शायद जिद नहीं होती उस वक्त तो मैं ये सब कुछ नहीं करती. Awesome. And I think my last and final question is कि जो लोग ये देख रहे हैं ऑनलाइन एंड काफ़ी लोग हैं जो अब सस्टेनेबिलिटी की ओर मूव करना चाहते हैं, बट उनको ये भी नहीं पता होता कि मैं आज कैसे शुरू करूँ. सो इज़ देयर सम लाइक यू नो मतलब 5 क्विक हैक्स और समथिंग दैट पीपल कैन डू एट होम to live a more sustainable life? I usually share 7 things with children, like the colors of the rainbow, ताकि सबको याद रहे. क्योंकि एक है eat local and seasonal और eat fruits and vegetables that are unpackaged in plastic. 2 है refuse single use plastics, अपना बैग कैरी करो, अपनी कटलरी, अपना बॉटल. आजकल बड़ा अच्छा लगता है when I see people carrying their own bottle. More and more people are doing it. It's fantastic. The third I think everybody can do is switch from regular CFL bulbs to LEDs. Read the labels on the products that you buy. Understand इसके ingredients कहाँ है, क्या है, कहाँ से आ रहा है, और वही खरीदो जिसकी एक्चुअली ज़रूरत है. जब आप ग्रोसरी शॉपिंग जाते हो या सुपर मार्केट जाते हो या हाइपर मार्केट जाते हो, एक्साइट ज़्यादा मत हो. अपना लिस्ट ले जाओ और वही खरीदो जो खाओगे, नहीं तो वो फिर फालतू में फ्रिज में पड़े रह कर 7-8 महीने बाद आप खुद फेंक दोगे. एंड इट्स रियली सैड. The 5th thing that I think everyone can easily do, and it can be a little inconvenient, लेकिन एक बार वो structure और system बैठ जाए तो it's the most gratifying thing in the world. घर पे अपना segregate करो कचरा.
और compost करो. If you can grow some plants like nimbu and you know curry patta and hari mirchi and tomato, whatever, try and grow your own plants, try and grow more trees. And the seventh thing is, you know what, when you're wearing, so it's hyperconsumption also that is causing the damage that it has. And the fast fashion industry is actually a bigger polluter than the aviation industry. पता था आपको ये? मतलब इतने बड़े बड़े लैंडफिल्स साउथ अमेरिका में, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रेचेस ऑफ लैंड आर जस्ट लाइक फिल्ड विद क्लोथ्स जो किसी ने आज तक पहने ही नहीं, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है कपड़ों का और इतने सस्ते बन रहे हैं कि लोग फटाफट खरीदते हैं, फटाफट डिस्कार्ड करते हैं. ऑनेस्टली इंडिया में वो प्रथा अभी तक नहीं आई है, क्योंकि वी स्टिल आर people who value things, but or we pass them down to the next generation. We pass them on and things like that. But be aware of your consumption. कपड़े कहाँ से सिल रहे हैं, कौन बना रहा है, कौन से कंपनीज स्वेट शॉप्स और मतलब अनफेयर ट्रेड करते हैं या हैव अनहेल्थी वर्क एनवायरनमेंट्स फॉर दोज हु आर वर्किंग ऑन द गारमेंट्स. मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जिस कपड़े से एक ह्यूमन स्टोरी जुड़ा हो वही कपड़ा पहनो, which is empowering local artisans, which is empowering local communities. तो अभी जो भी पहनती हूँ वो largely organic होता है, handcrafted होता है, sustainable होता है. And I agree it can be more expensive than fast fashion, लेकिन इसका lifetime और इसकी journey से बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है. So I feel like in the end there's more value in this than there would be in that. Yeah, these are the 7 things. And if you feel generous and you truly want to impact sustainable measures, then also support organizations that are working for the conservation of forests and wildlife. Make your objections heard when you see somebody destroying the natural world or the natural environment. Become active participants in civil society, issues. And, there are so many ways to create equality at the workplace, equality at home. No, but thank you so much for this, Sia. I think your ability to break down complex systems and explain them in like the easiest manner is amazing. And like I have been a true follower of your Instagram, right? Like I show it to my mom also on a daily basis that here is what you can do. And the story of your bottle I followed, I think, from flight to flight. And it's something that we've also now introduced in office as well. So thank you so much for coming in here. From the 13-year-old self listening to that song for the first time to me here speaking to you, this has been an incredible honor. Thank you. Thank you so much. Thank you for inspiring me. I'm going to cry again, but okay. I'm crying too. Yeah. This is special. Thank you. Thank you, ladies. It was lovely.